नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोहबाज पार्ट 6। क्या हुआ? उसके पास आते ही खोखे ने पूछा। आ रहा है, नींद में था। खोखे की निगाह पुनः आसपास घूमी। बख्शी, इस जगह पर तो बहुत कम लोग आते होंगे। कम क्या, कोई हम जैसा मुसीबत का मारा आ जाता होगा। बख्शी मुंह बनाकर बोला। मेरा भी यही ख्याल है, सड़क से भी हटकर है। बख्शी ने दूर सड़क की तरफ नजर मारी। कार ड्राइव करके कमर में दर्द होने लगा है। बख्शी ने कहा, अब तू चलाना। बख्शी, यह सुनसान उजाड़ जगह हमारे काम आ सकती है। खोखा गंभीर था। बख्शी की निगाह खोखे के चेहरे पर जा टिकी। क्या मतलब? हम 2-3 महीने के लिए यहाँ रह जाए तो हमारे आसपास के हर तरफ के खतरे हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसके बाद पूना पहुंचकर हम आराम से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। खोखे ने सोच भरे स्वर में कहा। यहाँ रहकर आराम से सोच भी लेंगे कि इतनी दौलत होने पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में पूना जाकर हमसे गलत कदम भी उठ सकता है, पुलिस की निगाहों में आ सकते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है। बख्शी ने बेहद आहिस्ता से सिर हिलाया। बात तो तेरी जमी, लेकिन बोल, हम यहाँ रहेंगे कैसे? पेट्रोल पंप वाला हमें क्यों यहाँ रखेगा? बख्शी ने धीमे स्वर में कहा। बात कर लेते हैं। वह नहीं माना तो? मानना तो उसे पड़ेगा ही। खोखे की आवाज में सख्ती आ गई। ऐसे नहीं तो ऐसे। इस समय हमें ऐसे ही किसी जगह की सख्त जरूरत है जहाँ हम कुछ देर दौलत के साथ सुरक्षित रह सके। बख्शी ने मकान की तरफ नजर मारी। वह आ रहा है। मैंने तुम्हारी जेब में चाकू डाला था, खोखा धीमे स्वर में बोला। जेब में ही है। तुम्हारी रिवॉल्वर है? खोखे की आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी। वह नींद भरी आंखों से पास पहुंचा और कार की टंकी का ढक्कन खोलने के बाद उसने पेट्रोल मशीन के साथ लटकी पाइप उठाई और खोखे को देखा। कितने का डालूं? पेट्रोल मशीन में अब लाइट जल रही थी। 200 का डाल दे, बख्शी ने जवाब दिया। उसने पेट्रोल डाला, पाइप को वापस मशीन में अटका दिया। खोखा कार के साथ टेक लगाए खड़ा उसे गहरी निगाहों से देखे जा रहा था। बख्शी ने पेट्रोल की टंकी बंद की और नोट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। यार, एक मेहरबानी करोगे? खोखे ने मीठे स्वर में कहा। क्या? उसने खोखे को देखा। तेरे बच्चे लंबी उम्र पाए। तुम? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, सीधी बात कर, उसने बेमन से कहा। हम सफ़र में हैं, थके हुए हैं, खोखा मीठे स्वर में कहे जा रहा था। अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि आगे का सफ़र कर सके। रात को यहीं आराम कर लें। इस बार उसने खोखे को गहरी निगाहों से देखा। खोखा ठीक ठाक लग रहा था। हीरा बेचकर उसने नया सूट जूते लिए थे, बालों को ठीक तरह कटवाया था। कुल मिलाकर वह खाता पीता आदमी लग रहा था। फिर उसने बख्शी पर नजर मारी। खुद को शरीफ साबित करने के लिए बख्शी जैसे अपने आप में सिमट गया। तुम जैसे कई बार बेवक्त आकर यही कहते हैं, उसने सोच भरे स्वर में कहा। सुबह हम चले जाएंगे, खोखे ने पुनः पहले जैसे स्वर में कहा। बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी क्या, यह तो लेन देन का मामला है। पेट्रोल पंप तो इतना चलता नहीं है, कई बार इस तरह आमदनी हो जाती है, उसने सिर हिलाकर कहा। रात का बाकी का वक्त बिताने और सुबह का नाश्ता मिलाकर कुल 100 रुपये लगेंगे। नाश्ता ब्रेड का होगा। मंजूर, खोखा ने आभार भरे स्वर में कहा। तो आओ, अब सोने से पहले चाय तो मिल जाएगी। उसके पैसे? खोखे ने कहना चाहा। चाय के कोई पैसे नहीं, मैं भी पी लूँगा। आओ। यह कार, इसे कहीं और खड़ी कर दें? जहाँ मन चाहे खड़ी कर दो, उसने लापरवाही से कहा। आपने अपना नाम नहीं बताया जनाब, खोखे ने मुस्कुराकर शहद में लिपटे स्वर में कहा। अमरजीत, कहने के साथ ही वह मकान की तरफ बढ़ा। आ जाओ, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। दोनों कार के पास खड़े अमरजीत को जाते देखते रहे। काम बन गया बख्शी, खोखा पीछे स्वर में कह उठा। सिर्फ रात के लिए, खोखा हंसा। अंग्रेजों की तरह चलना चाहिए। पहले पाँव रखने की जगह मांगो, उसके बाद दूसरे पाँव की भी जगह मांग लो, उसके बाद, खोखा कहर भरे ढंग से हंसा, उसके बाद सब ठीक होता चला जाएगा।
बख्शी ने चंद्रमा की रोशनी में खोखे के चेहरे को देखा। तू करना क्या चाहता है? कुछ नहीं, इतना कहना चाहता हूँ कि यह जगह हमें जीवन दान दे सकती है, आने वाली हर मुसीबतों से बचा सकती है। 2-3 महीने हमें ऐसी ही जगह की ज़रूरत थी। तब तक सबका हमारी तरफ से ध्यान हट जाएगा, फिर हम दौलत के मज़े लेकर ज़िंदगी बिताएंगे। इतनी देर रहने के लिए यह हमें इजाज़त नहीं देगा, बख्शी ने कहा। यह इजाज़त देगा नहीं, हमें इससे इजाज़त लेनी है। इस अमरजीत को संभालने का मामला मुझ पर छोड़ दे। कार को मकान के पीछे की तरफ कहीं ऐसे खड़ी कर दे कि आने वालों की सीधी निगाह कार पर न पड़ सके। मैं अंदर जा रहा हूँ, कार में से बैग लेते आना। कहने के साथ ही खोखा मकान की तरफ बढ़ गया। यह 3 कमरों का छोटा सा सादा सा मकान था। अमरजीत अकेला रहता था। कभी पत्नी बच्चे थे, परंतु कई साल पहले एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। अकेला रह गया, दोबारा शादी नहीं की। मन उचाट हो गया। पास में जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उसे लेकर मुंबई पूना हाईवे पर छोटा सा यह पेट्रोल पंप खोलकर दुनियादारी से कटकर बैठ गया था। इतनी कमाई हो जाती थी कि उसकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे। अमरजीत अपनी शांत बीत रही इस जिंदगी से खुश था। खोखा और बख्शी मकान के ऐसे ड्राइंग रूम में बैठे थे जिसमें 4 कुर्सियां और एक टेबल के अलावा और कुछ नहीं था। बख्शी ने सिगरेट सुलगा रखी थी। खोखे ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। तभी अमरजीत भीतर आया। हाथ में थमी प्लेट में चाय के 3 गिलास रखे थे। प्लेट टेबल पर रखकर अपना चाय का गिलास उठाता हुआ बोला, गिलास उठा लो। बख्शी ने एक गिलास खोखे को दिया, दूसरा खुद थाम लिया। खोखे ने अमरजीत को देखते हुए चाय का घूंट भरा। तुम्हें यहाँ अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? अमरजीत के होठों पर मुस्कान उभरी। डर कैसा? कोई मुझसे क्या ले जाएगा? दौलत मेरे पास नहीं है। दादागिरी दिखाकर ले जाने वाला ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल ही तो ले जाएगा। अमरजीत ने लापरवाही से कहा। अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारा परिवार नहीं है? शादी नहीं की? ऐसा ही समझ लो। अमरजीत टालने वाले स्वर में बोला। तुम्हारा मन तो लगा रहता होगा। खोखे ने पुनः कहा। तुम्हारे यार दोस्त मिलने वाले आते रहते होंगे। मेरे पास ना तो कोई आता है और ना ही मैं किसी का आना पसंद करता हूँ। अमरजीत ने शांत स्वर में कहा। यही मेरी छोटी सी जिंदगी है जिसमें मैं खुश हूँ। चाय के लिए दूध कहाँ से लाते हो? यह डिब्बा बंद दूध की चाय है। खोखे ने सिर हिलाया। और तुम ब्रेड के नाश्ते की बात कर रहे हो? यहाँ आसपास तो मिलती नहीं। अमरजीत मुस्कुराया। सुबह 6:30 बजे सड़क से ब्रेड की गाड़ी जाती है। वह मुझे जानते हैं। ब्रेड लेने के लिए मुझे सुबह सामने सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। ब्रेड मिल जाती है। अमरजीत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मतलब कि सब जगह मामले तय कर रखे हैं? खोखा मुस्कुराया। हाँ, इसी तरह सब्जी से भरे टेम्पो ट्रक वगैरह यहाँ से जाते हैं। कभी कभार पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। उन्हें कह रखा है, आते जाते वह सब्जी दे जाते हैं। किचन के सामान के लिए यहाँ से पूना की तरफ 3 किलोमीटर आगे जाने पर एक कस्बा पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। शुरू में यहाँ दिक्कत होती थी, अब सब ठीक है। अमरजीत ने बताया। सारा काम खुद ही करते हो? खोखे ने चाय का घूंट भरा। हाँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता कि सब कुछ बेचकर। मेरी जिंदगी यहाँ अच्छी कट रही है। खोखे ने सिर हिलाया। अगले 3 मिनटों में उन्होंने चाय समाप्त की। खोखा ऐसे ही सवाल पूछता रहा। चाय समाप्त करके अमरजीत उठ खड़ा हुआ। आओ, मैं तुम लोगों को सोने का कमरा दिखा दूं। दोनों उठ खड़े हुए। बख्शी ने बैग संभाल रखा था। अमरजीत उन्हें एक कमरे में छोड़कर उन्हें गुड नाइट कहकर चला गया। सामान्य सा कमरा था। डबल बेड वहां नजर आ रहा था। बख्शी ने बैग को नीचे रखते हुए कहा, जगह तो अच्छी है, हम जैसों के लिए ठीक है। खोखे ने बख्शी को देखकर जहरीले स्वर में कहा, मैं ऐसी ही जगह के बारे में कार में बैठा सोच रहा था। पूना जैसे शहर में जाने का मेरा मन नहीं था। बख्शी ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर बोला, यहाँ कोई आता जाता नहीं, ना तो अमरजीत का कोई रिश्तेदार, ना ही दोस्त। ऐसे में हमें यहाँ रहने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या लेकिन? खोखे ने बख्शी को देखा। मैं नहीं समझता कि अमरजीत हमें यहाँ रहने देगा। अब तो रात का बहाना करके
हमने उससे रहने की जगह ले ली, लेकिन दिन में तो वह हमें दौड़ाने के लिए हमारी कार को धक्का भी लगा देगा। खोखे ने अपनी नाक को मसलने की चेष्टा की। मस्त रह, मैं सब संभाल लूंगा, हम यहीं रहेंगे। बख्शी ने गहरी निगाहों से खोखे को देखा। क्या करेगा तू? वक्त के हिसाब से जो करना पड़ा वह करूंगा, लेकिन वह मान जाएगा बख्शी। खोखा एकाएक मुस्कुराकर कह उठा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बख्शी की आंखें सिकुड़ गई। मतलब की जरूरत पड़ने पर उसकी हत्या भी? खोखे ने बख्शी की आंखों में झांका। तेरे को कोई ऐतराज है? नहीं। बख्शी ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। बख्शी, खोखे ने सख्त स्वर में कहा, जब 3 अरब की दौलत पास में हो तो कोई भी मरना नहीं चाहेगा और जीने के लिए लाशें बिछा देगा। हमें हर वक्त यह सोचकर रहना है कि कुछ भी करना पड़े, हमें हर हाल में दौलत को और अपने को बचाना है। बख्शी सिर हिलाकर रह गया। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई लफड़ा पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब नींद ले ली जाए, सुबह की बातें सोचकर हमें रात खराब नहीं करनी चाहिए। खोखे ने एकाएक मुस्कुराकर कहा। इतनी बड़ी दौलत हाथ आ जाने पर खोखे का बोलने और सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। अमरजीत ने उन्हें सुबह 7 बजे उठाते हुए कहा, उठ जाओ, मैं ब्रेड ले आया हूँ, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। तब तक आप लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, मोटर लगा रखी है। कहने के साथ ही वह बाहर निकल गया। खोखे ने आंखें मलते हुए बख्शी की तरफ देखा। बख्शी ने भी उसे देखा, फिर तकिए के नीचे हाथ डालकर पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगा ली। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। वह बार बार खोखे को देख रहा था। क्या देख रहा है? खोखा मुस्कुराया। सब मजे से ठीक हो जाएगा। मैं कुछ और सोच रहा था। बख्शी भी मुस्कुराया। क्या? तू लड़ाई झगड़े से दूर रहता था और अब हिम्मतों वाली बातें कर रहा है। खोखा हंसा। दौलत को और खुद को बचाना है तो हमें ऐसा बनकर ही चलना होगा। अब उठ, नहा धो लेते हैं, खून खराबा मत करना। बख्शी ने गहरी सांस लेकर कहा। खोखा बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। अगले आधे पौन घंटे में दोनों तैयार थे। अमरजीत ने नाश्ता तैयार करके ड्राइंग रूम में रख दिया था। अमरजीत वहां नहीं था। खोखा उसे तलाश करता हुआ मकान के बाहर खड़ी कार के पास पहुंचा। पुरानी कार थी। अमरजीत उसे साफ कर रहा था। वह खोखे को देखकर मुस्कुराया। कम चलती है मेरी कार, कहीं आना जाना तो होता नहीं, लेकिन रोज साफ कर देता हूँ। अच्छी बात है, आओ नाश्ता तो कर लो, खोखे ने कहा। अभी नहीं, मैं नहाने से पहले नाश्ता कभी नहीं करता। तुम लोग करो और जाओ, मैं अपने काम आराम से करता हूँ, यहाँ मुझे कोई जल्दी नहीं रहती। अमरजीत ने मुस्कुराकर कहा। खोखे ने आसपास नजर मारी। सामने दूर सड़क नजर आ रही थी। वहां से गुजरने वाले वाहनों की आवाज कभी कभार कान में पड़ जाती थी। दाएं बाएं और पीछे पहाड़ थे। सूर्य निकल रहा था। खुशकी से भरे पहाड़ होने के बावजूद भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ का मौसम अच्छा है, खोखे ने कहा। हाँ, कार साफ करते करते अमरजीत ठिठका। लेकिन 12 के बाद बहुत गर्मी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों पर आग लगी हो और मकान को जला देगी। खोखे ने सिर हिलाया। नाश्ता कर लो, ब्रेड सूख जाएगी। खोखा पलटकर मकान के भीतर प्रवेश कर गया। बख्शी खिड़की पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। खोखे को भीतर आते देखकर वह खिड़की से हटा और कुर्सी की तरफ बढ़ गया। खोखे ने भीतर प्रवेश किया। वह कार साफ करने से पहले अंदर नहीं आएगा, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। उल्लू का पट्ठा, खोखा बड़बड़ा उठा। दोनों बैठे और नाश्ते में व्यस्त हो गए। खोखे, अब तू करेगा क्या? बख्शी ने ब्रेड चबाते हुए पूछा। प्यार से बात करूंगा, खोखे ने शांत स्वर में कहा। बख्शी उसे देखता हुआ शांत ढंग से ब्रेड चबाता रहा। नहीं माना तो? खोखे ने कड़वे स्वर में कहा। हथियार से बात करूंगा। गोली मारेगा? बख्शी का हिलता मुंह हिल गया। नहीं। खोखे ने प्लेट में रखी ब्रेड उठाई। अंदर घुसेड़ दूंगा। जवाब में बख्शी दांत फाड़कर हंस पड़ा। अमरजीत भीतर आया। कपड़े से वह अपने हाथ साफ कर रहा था। खोखा और बख्शी नाश्ता समाप्त करने के बाद चाय के घूंट भर रहे थे। कभी कभी कार की जरूरत पड़ जाती है,
सामान लेने जाना होता है। अमरजीत हंसता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे में कार की बॉडी चमक रही हो तो देखने में अच्छा लगता है। बख्शी ने सिर हिलाया। खोखे ने चाय का घूंट भरा। मैं नहाने जा रहा हूँ, जाते वक्त टेबल पर 100 का नोट रख जाना, कहकर अमरजीत उठने को हुआ। यह जगह बहुत अच्छी है, खोखे ने शांत स्वर में कहा। जी हाँ, आप पहले भी यह कह चुके हैं। अमरजीत मुस्कुराया। हमारा मन कर रहा है कि हम 2-4 दिन यहाँ और रुक जाएं। तुम्हें ऐतराज तो नहीं होगा? खोखे ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा। 100 रुपया हर रोज का तुम्हें देते रहेंगे, दिन और रात के खाने का अलग से। अमरजीत ने सिर हिलाया। नहीं, यह होटल नहीं है, लेकिन हम आपको रहने का पैसा दे रहे हैं। और आप दोनों रात के थके लग रहे थे, मैंने सोने के लिए जगह दे दी। इससे ज्यादा मैं ना तो कुछ कर सकता हूँ और ना ही ठहरा सकता हूँ। अमरजीत ने शांत स्वर में कहा। आप लोग जाइए, मुझे नहाना भी है। खोखे ने घूंट भरकर चाय का प्याला टेबल पर रखा और सामने खुली खिड़की पर जा खड़ा हुआ। इस तरफ की खिड़की से पीछे का पहाड़ियों का नजारा नजर आ रहा था, जो धूप में तपती सी लग रही थी। खोखे ने सिगरेट सुलगाई और पलटकर अमरजीत को देखने लगा। बख्शी आराम से चाय का घूंट भर रहा था। अमरजीत साहब, हो सकता है आप इस वीराने में रहते रहते बोर हो गए हों। आपकी इच्छा हो कि इस जगह को बेच दिया जाए, लेकिन कोई ग्राहक न मिल रहा हो। और मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। अमरजीत ने उसकी बात काट कर कहा। मैं यह कहना चाहता हूँ। खोखा मुस्कुराया। इस जगह को बेच दो, हम खरीद लेंगे। जो कीमत बनती है हम उससे 1.5 गुना तुम्हें देंगे। तुम कहीं भी मजे से रह सकते हो, ऐसी ही किसी जगह पर फिर से घर बना सकते हो। अमरजीत के माथे पर बल पड़ गए। मुझे कुछ नहीं बेचना, तुम लोग यहाँ से चलते बनो। अमरजीत का स्वर ऊंचा हो गया। खोखा मुस्कुराया। लेकिन मुझे यह जगह पसंद है। अमरजीत दांत भींचकर खोखे को घूरने लगा। वैसे एक बीच का भी रास्ता है। तुम हमें 2-3 महीने यहाँ रह लेने दो। जाते वक्त हम तुम्हें 50,000 दे जाएंगे। चाहोगे तो 50,000 पहले भी दे देंगे। तुम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ। यह मेरा घर है, घर, होटल नहीं। अमरजीत गुस्से से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। और अपने घर में मैं किसी को भी देखना पसंद नहीं करता। खोखे का चेहरा सख्त होने लगा। तभी बख्शी कुर्सी पर बैठा बैठा कुछ आगे को सरका। इसकी बात मान लो, यह पागल है। गुस्से में चुप रहो तुम। अमरजीत ने गुस्से में उसे देखा। शराफत की हद होती है। रात भर ठहरने को जगह क्या दे दी? तुम लोग मेरा घर खरीदने ही बैठ गए। सीधी तरह चले जाओ यहाँ से। बख्शी ने गहरी सांस ली और पीछे हटकर बैठ गया। तो तुम घर नहीं बेचोगे? खोखे ने अपना सख्त चेहरा हिलाया। नहीं, 2-3 महीने हमें यहाँ रहने भी नहीं दोगे? 2-3 मिनट भी नहीं, दफा हो जाओ। खोखे के दांत भींच गए। अमरजीत खोखे को घूर रहा था। खोखे ने जेब में हाथ डाला और वाडिया वाली रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर देखते ही अमरजीत हक्का बक्का रह गया। खोखे का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। अब तुम बेचने के लिए रजामंद भी हो जाओ तो तब भी मैं यह जगह नहीं खरीदूंगा। खरीद ली तो बाहर जाकर ढोल पीटते फिरोगे कि हमने रिवॉल्वर दिखाकर तुमसे साइन करा लिए। अमरजीत के चेहरे पर घबराहट सी नाचने लगी। अब क्या इरादा है? अमरजीत कुछ नहीं बोला। हम यहाँ रहेंगे और तुम हमारी मेहमान नवाजी करोगे, खोखे ने सख्त स्वर में कहा। अमरजीत की आंखें सिकुड़ी। तुम लोग ऐसी सुनसान जगह पर क्यों रहना चाहते हो? अमरजीत के होठों से निकला। यह जगह हमें अच्छी लगती है। नहीं, अमरजीत ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर नजर मारी। यह बात नहीं है। तो तुम लोग ठीक नहीं हो, यहाँ रहकर छिपना चाहते हो। अमरजीत सावधानी भरे स्वर में कह उठा। खोखे ने अपना सख्त चेहरा हिलाया। ठीक समझे। क्या किया है तुम लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं किया कि पुलिस हमारे पीछे हो, खोखे ने दांत भींचकर कहा। झूठ मत बोलो। तभी बख्शी बीच में कह उठा। भाई मेरे, कुछ बदमाश हमारे पीछे पड़े हैं। हम उनसे बचने की खातिर यहाँ छिपना चाहते हैं। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि पुलिस पीछे पड़ी है? अमरजीत ने होठों पर जीभ फेरी। पुलिस नहीं, बदमाश, बख्शी ने सिर हिलाया। अमरजीत बारी बारी दोनों को देखने लगा। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे।
खोखा अपने स्वर को खतरनाक बनाकर बोला, ना तो तुम भागने की कोई चेष्टा करोगे और ना ही किसी तरह की चालाकी। जहाँ की वहीं हम तुम्हें गोली मार देंगे। अमरजीत के होठ भींच गए। बख्शी, तुम इसके साथ रहो, यह जो करना चाहता है इसे करा देना। बख्शी उठा और जेब से चाकू निकालकर उसे खोल दिया। अमरजीत समझ गया कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। बख्शी के हाथ में थमे चाकू की नोक के साए में अमरजीत नहा धोकर तैयार हुआ। अमरजीत महसूस कर रहा था कि यह दोनों खतरनाक हैं, इनसे उलझना ठीक नहीं। उसे खत्म भी कर सकते हैं और इस सुनसान जगह पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह मर गया है। परंतु अमरजीत अपनी आदत को भी जानता था कि इन हालातों में वह ज्यादा देर नहीं रह सकता था। जो भी हो, अमरजीत को इतना तो एहसास हो गया था कि यह दोनों कोई गड़बड़ करके आए हैं, तभी तो छिपने की जगह के लिए ऐसी वीरान जगह पर कब्जा करने की चेष्टा कर रहे हैं। अमरजीत किचन में पहुंचा और अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा। रह रहकर उसकी निगाह बख्शी पर जा रही थी, जो खुला चाकू थामे किचन के दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। बख्शी के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। वह इस बात के प्रति बिल्कुल सावधान था कि अमरजीत बहादुरी दिखाने की चेष्टा न करे या फिर यहाँ से भागने जैसी कोई हरकत न कर बैठे। अमरजीत नाश्ता तैयार करके हटा ही था कि उनके कानों में वाहन के इंजन की आवाज पड़ी। अमरजीत और बख्शी की निगाहें मिली। सेकंडों में वाहन के करीब आ जाने का एहसास हुआ। बख्शी की आंखें सिकुड़ गई। तभी कार का हॉर्न बजा। बख्शी के होठ भींच गए। कौन है? बख्शी के भिजे दांतों से यह शब्द निकले। शायद कोई पेट्रोल डलवाने आया होगा, अमरजीत ने शांत स्वर में कहा। यहाँ पेट्रोल डलवाने आते हैं लोग? हाँ, दिन में 5-7 लोग तो आ ही जाते हैं। बख्शी के चेहरे पर सख्ती से भरा खिंचाव आ गया। नाश्ता यहीं रख, बाहर आ। अमरजीत ने नाश्ता वहीं रखा। बख्शी चाकू की नोक पर अमरजीत को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। खोखा जेब में हाथ डाले खुली खिड़की के करीब छिपे तौर पर खड़ा पेट्रोल पंप की मशीन की तरफ देखता रहा था, जहां अभी अभी एक कार आ खड़ी हुई थी। कार का हॉर्न पुनः बजा। पीछे आहट सुनकर खोखा पलटा। बख्शी और अमरजीत को देखा। मेरे ख्याल में कोई पेट्रोल डलवाने आया है, खोखा ने दांत खींचकर कहा। अमरजीत अपनी जगह पर खड़ा रहा। जा, कार में पेट्रोल डालकर आ, खोखे ने खतरनाक स्वर में कहा। लेकिन कान खोलकर सुन ले कि तुमने कार वाले से कोई बात नहीं करनी। इस खिड़की से तू मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर रहेगा। जहां भी मुझे लगा कि तू हमारे खिलाफ कोई गड़बड़ करने की चेष्टा कर रहा है, वहीं मैं तुझे शूट कर दूंगा। अमरजीत खामोश खड़ा रहा। जवाब दे। पास खड़े बख्शी ने रिवॉल्वर की नोक अमरजीत की कमर से लगा दी। सुन रहा हूं। अमरजीत का असंयत सा स्वर तीखा था। जा। खोखा हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाकर गुर्राया। मैं इसके साथ जाता हूं, बख्शी ने कहा। नहीं, मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। कार में कोई भी हो सकता है, खोखा गुर्राया। बख्शी ने कुछ नहीं कहा। जा, कार में पेट्रोल डालकर आ। अमरजीत बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खोखा खिड़की पर इस तरह आ खड़ा हुआ कि अमरजीत को निशाने पर रख सके, लेकिन वह जानता था कि आज तक उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर नहीं दबाया, इसलिए निशाना लेने की जरूरत पड़ी तो किसी भी सूरत में गोली निशाने पर नहीं लग सकती। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर दूसरों को डरा तो सकती थी, धमका तो सकती थी, परंतु वक्त आने पर ठीक जगह गोली लगकर किसी की जान नहीं ले सकती थी। बख्शी भी पास आ खड़ा हुआ था। अमरजीत पेट्रोल पंप की मशीन की तरफ बढ़ रहा था। बख्शी, खोखे के दांत भिजे हुए थे। हाँ, तेरे को दूर से रिवॉल्वर से निशाना लेना आता है? नहीं, बख्शी की आवाज में खतरनाक भाव थे। पास से तो बंदे को उड़ा सकता हूँ। उल्लू के पट्टे, मैं दूर की बात कर रहा हूँ, खोखे ने दांत पीसकर कहा। आज तक ना तो कभी रिवॉल्वर हाथ लगी और ना ही गोली चलाने का मौका मिला, बख्शी ने तीखे स्वर में कहा। तेरे को पता नहीं क्या? खोखा दांत किटकिटाकर रह गया। देखते ही देखते अमरजीत पेट्रोल पंप की मशीन के पास पहुंचा। कार में बैठे ड्राइवर से पल भर के लिए बात की, फिर मशीन की पाइप पकड़कर टंकी का ढक्कन खोलने लगा। खोखे, दोनों की निगाह उस तरफ ही थी।
हाँ, खोखे के दांत भिजे हुए थे। अगर अमरजीत भाग जाए तो हम इसे नहीं रोक सकते। निशाने पर गोली चलाना हम दोनों में से किसी को नहीं आता। हम दोनों ने आज तक कभी गोली नहीं चलाई। बख्शी गंभीर स्वर में बोला, और यह जाकर पुलिस में बता दे कि हमने इसकी जगह पर कब्जा किया हुआ है तो फंस गए ना। नहीं फंसेंगे, खोखा गुर्राया। ज़्यादा से ज़्यादा हमें यह जगह छोड़नी पड़ेगी। क्या मतलब? अगर यह भागा तो हमें भी यहाँ से भागना पड़ेगा। पुलिस आई तो यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बख्शी ने सिर हिलाया। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे पास 301 करोड़ की दौलत है, रिवॉल्वर है, लेकिन खतरा आने पर हम 15 फीट दूर का भी निशाना नहीं लगा सकते, बख्शी ने कहा। खोखे की निगाह एकटक अमरजीत की हरकतों पर थी। यह तेज बंदा लगता है, बख्शी ने कहा। इसकी तरफ से हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा। एक बात और। क्या? हम में से एक हर समय इसके साथ चिपका रहेगा, इसके करीब, इसके पास रहेगा, खोखे ने भींची स्वर में कहा। जैसे अब यह पेट्रोल डालने गया है तो साथ में हम में से एक होना चाहिए। क्यों? ताकि गाड़ी में बैठे आदमी को यह हमारे बारे में बताकर यह ना कह दे कि वह पुलिस को खबर कर दे। इतनी दूर से किसी को यह क्या कहता है, हमें क्या मालूम। ठीक कहता है तू, बख्शी ने सिर हिलाया। लेकिन तेरे को और बढ़िया रास्ता बताता हूँ। अमरजीत अब कार वाले से पैसे का लेन देन कर रहा था। खोखे की निगाह एक पल के लिए भी अमरजीत से नहीं हटी थी। कैसा रास्ता? पेट्रोल डालने का काम तीर मारने जैसा तो है नहीं। यह काम हम भी कर सकते हैं, बख्शी ने कहा। अमरजीत को ऐसे वक्त में एक बंदा भीतर दबाए रखेगा। यह बात ठीक है, जमी। खोखे के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। पेट्रोल मैं डाल दिया करूंगा, खोखे ने सहमति से सिर हिला दिया। तभी सामने नजर आने वाली कार स्टार्ट हुई और सड़क की तरफ बढ़ गई। अमरजीत पैसों को जेब में डालता हुआ मकान की तरफ बढ़ता नजर आया। आ रहा है, बख्शी बड़बड़ाया। बंदा तो शरीफ लगता है। जब लात मारेगा तब तुझे इसकी शराफत का पता चलेगा, खोखे ने कड़वे स्वर में कहा। कुछ पलों बाद अमरजीत ने भीतर प्रवेश किया। दोनों को देखकर ठिठका। चेहरे पर बेबसी और क्रोध के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। रिवॉल्वर के भय के कारण वह कुछ नहीं कर पा रहा था। खोखे ने उसे घूरते हुए रिवॉल्वर उंगली में घुमाई। नाश्ता कर ले, बख्शी ने दादाई अंदाज में कहा। तुम लोग, अमरजीत ने गुस्से से कहा, जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। जुबान बंद रख, बख्शी गुर्रा उठा। तेरे को जो कहा जा रहा है वही कर, वरना। अमरजीत होठ भींचकर रह गया। बेटे, खोखा दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, तेरे को प्यार से कहा था कि हमें यहाँ रह लेने दो, लेकिन तू नहीं माना। तेरे को बोला था कि यह जगह हमें बेच दे, तब भी तूने नखरे दिखाए। अब तू यह नहीं समझ पाया था कि इस जगह की हमें तुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। अमरजीत खोखे को घूरता रहा। नाश्ता ले, बख्शी गुर्राया। अमरजीत किचन की तरफ बढ़ा। बख्शी उसके साथ हो गया। चाकू हाथ में था। तैयार कर रखे ब्रेड की प्लेट उठाकर वह वापस ड्राइंग रूम में आया और कुर्सी पर बैठकर खाने लगा। खोखा पहले ही कुर्सी पर बैठ चुका था। बख्शी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां से बाहर का नज़ारा स्पष्ट नजर आ रहा था। तुम लोग ऐसा क्या करके आए हो जो पुलिस से बचने के लिए? उल्लू के पट्टे, तेरे को पहले भी कहा था कि हम पुलिस से नहीं बच रहे। हमने कुछ नहीं किया, खोखा गुर्राया। खोखे को गहरी निगाहों से देखते हुए अमरजीत ने सिर हिलाया। तो फिर क्या किया है? कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई है। हो सकता है वह लोग शायद हमें तलाश कर रहे हों। शायद? हाँ, शायद, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि हम मुंबई से बाहर कहाँ किस तरफ गए हैं। खोखे ने दांत भींचकर कहा, हम तेरे को तकलीफ नहीं देना चाहते। अगर तूने कुछ किया तो फिर हम कुछ भी कर देंगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम भी मेरे साथ कुछ नहीं करना, अमरजीत ने शांत स्वर में कहा। जो मुसीबत सिर पर पड़ी है वह तो भुगतनी ही पड़ेगी। मेरी तरफ से निश्चित होकर तुम लोग आराम से यहाँ रह सकते हो। यह कभी भी मत सोच बैठना कि हम तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, अमरजीत ने कहा। फिर खिड़की के पास खड़े बख्शी को देखा। सुनो, बख्शी पलटा। किचन में चाय का गिलास रखा है, देना।
उल्लू के पट्टे। बख्शी ने दांत खींचे। मैं तेरे बाप का नौकर हूँ? अमरजीत मुस्कुराया। मैं चाय लेने किचन में जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। इससे अच्छा है तुम ही ला दो। बख्शी दांत पीसकर रह गया। खोखे के इशारे पर बख्शी ने चाय लाकर टेबल पर पटक दी। धन्यवाद, मेरे काम का कुछ बोझ तो कम हुआ। अमरजीत ने मुस्कुराकर चाय का गिलास उठाया, घूंट भरा, फिर खोखे को देखकर बोला, मुझे कस्बे तक जाना है, किचन का सामान लेने। खोखे के होठ भींच गए। क्या लाना है? किचन का सारा सामान ही खत्म हो रहा है। कस्बा कहाँ है? खोखे ने तीखी निगाहों से उसे देखा। पूना की तरफ, 3 किलोमीटर आगे। अमरजीत ने शांत स्वर में कहा। खोखे ने बख्शी को देखा। इसके दिमाग में कोई चालाकी है। बख्शी ने सख्त निगाहों से अमरजीत को देखा। खोखे के कुछ कहने से पहले ही अमरजीत कह उठा, गलत मत सोचो, मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं है। दरअसल तुम लोग मुसीबत में घिरे हुए हो। यही वजह है कि दूसरे का हर काम तुम लोगों को शक से भरा लगेगा। यह शब्द ही इसकी चालाकी की निशानी है। बख्शी ने पूर्वता लहजे में कहा। भाड़ में जाओ। अमरजीत बड़बड़ाया, फिर बोला, मेरा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। कहो तो सामान की लिस्ट दे देता हूँ, तुम में से कोई जाकर ले आए। लेकिन इतना जान लो कि सामान ना आया तो दोपहर के और फिर रात के, यानी कि पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई। तू इसके साथ जा। खोखे ने बख्शी को देखा। मेरी रिवॉल्वर ले जा। जहाँ भी तेरे को इस बात का जरा भी शक हो कि यह कोई गड़बड़ करने जा रहा है तो फौरन इसे गोली मार देना। बख्शी ने सख्त निगाहों से अमरजीत को देखा। मुझे तो लगता है यह साला जल्दी मेरे हाथों मरेगा। अमरजीत खामोश रहा। खोखे ने रिवॉल्वर निकालकर बख्शी की तरफ बढ़ाई। रिवॉल्वर की कोई ज़रूरत नहीं, इसको उधेड़ने के लिए चाकू ही बहुत है। बख्शी ने क्रूर स्वर में कहा। चाकू के साथ इसे भी रख ले, सिर में गोली मारने के काम आएगा। खोखे की आवाज़ में दरिंदगी आ गई। बख्शी ने खोखे को देखा, फिर आगे बढ़कर उसके हाथ से रिवॉल्वर ले ली। अमरजीत की निगाह दोनों के चेहरों पर जा रही थी। तुम लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया है। मैं यह सोचकर आराम से बैठ गया हूँ कि कुछ देर यहाँ रहकर तो तुम लोग यहाँ से चले ही जाओगे। अमरजीत ने समझाने वाले ढंग से कहा। तुम लोग मेरे बारे में बेशक सतर्क रहो, मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में तुम लोग बुरे विचार मत रखो। बेटे, तेरी बातों में हम नहीं आने वाले। खोखे ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। अमरजीत जवाब में कुछ नहीं कह सका। 5 मिनट में ही अमरजीत और बख्शी अमरजीत वाली कार पर सामान लेने के लिए कस्बे की तरफ रवाना हो गए। खोखे ने कुर्सी को खींचा और खुली खिड़की के पास रखकर उस पर बैठ गया। वहां से पेट्रोल पंप की मशीन और कुछ दूर मुंबई पूना हाईवे स्पष्ट नजर आ रही थी। आयशा और वाडिया को पूना हाईवे पर चलते हुए 3 घंटे बीत चुके थे। वह बहुत धीमी गति से आसपास की हर जगह को चेक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह गाढ़े रंग की हरी फिएट के बारे में पूछ रहे थे। वाडिया खोखे और बख्शी का हुलिया बताते हुए पूछ रहा था। सड़क से हटकर अगर कोई गांव बस्ती थी तो उसे भी अच्छी तरह छान रहे थे। वह कहीं भी चूकना नहीं चाहते थे। रास्ते में कोई बाजार आता तो वह वहां पर रुककर अच्छी तरह पूछताछ करते। कोई छोटी सी दुकान भी नजर आती तो वहां भी छानबीन करते। 2 घंटे के बाद उन्हें वह होटल नजर आया जो सड़क के किनारे पर स्थित था। यह वही होटल था जहां रात को खोखे और बख्शी ने खाना खाया था। यहाँ से मालूम करते हैं, वाडिया ने कहा। आयशा ने कार को सड़क पर उतार कर रोका और इंजन बंद करते हुए बोली, चाय भी पी लेते हैं। दोनों नीचे उतरे और आगे बढ़कर टेबल पर जा बैठे। छोकरा आया। 2 चाय लेकर आओ। बढ़िया, वाडिया ने कहा। जी साहब। छोकरा चला गया। आयशा ने सिगरेट सुलगा ली। वाडिया स्मैक वाली सिगरेट तैयार करने लगा। वह दोनों रात को कार पर चले थे तो हो सकता है आराम करने के लिए 10 मिनट के लिए यहाँ रुके हों। सिगरेट तैयार करते हुए वाडिया ने सिर हिलाया। हो सकता है, मालूम करना। आयशा ने कश लिया। वाडिया ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उसकी निगाह आसपास फिरने लगी। इस बात का चांस है कि वह रात को यहाँ कुछ देर के लिए रुके हों।
वाडिया ने शांत स्वर में कहा। 2 मिनट बाद ही छोकरा आया और चाय के गिलास टेबल पर रखकर जाने लगा। इधर आ, वाडिया बोला। हाँ साहब, छोकरा ठिठका। आधी रात को हरी कार पर 2 आदमी यहाँ आए थे? वाडिया ने पूछा। मालूम नहीं साहब, मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ, छोकरा बोला। रात को कौन ड्यूटी करता है? दूसरा छोकरा। और लाला भाई, वह कहाँ है? होटल के पीछे सो रहे हैं, उन्हें उठा कर लाओ। वह दोनों रात को ड्यूटी करके सोया है, मैं उन्हें उठा नहीं सकता, मालिक गुस्सा करेगा, छोकरे ने कहा। कहाँ है तुम्हारा मालिक? छोकरे ने दाएं बाएं देखा, फिर एक तरफ कुर्सी पर बैठे पतले से आदमी की तरफ इशारा किया। वह, जाओ तुम। छोकरा चला गया। मैं उससे बात करके आता हूँ, वाडिया उठते हुए बोला। झगड़ा मत करना, वाडिया ने दांत भींचकर कहा। मुझे बात करनी आती है। आयशा ने कुछ नहीं कहा। वाडिया कुर्सी पर बैठे आदमी की तरफ बढ़ गया। आयशा सोच भरे अंदाज में बैठी चाय के घूंट लेती रही। 10 मिनट बाद वाडिया लौटा और बैठते हुए बोला। वह दोनों यहाँ खाना खाने के लिए रुके थे। आयशा की आंखें सिकुड़ गई। पक्की बात? हाँ, रात को जिस छोकरे ने उन्हें खाना खिलाया था उसने बताया। उसने कार भी देखी थी। उसने उन दोनों का हुलिया भी ठीक तरह से बताया है। वाडिया ने दांत भींचकर कहा। मतलब कि हम ठीक रास्ते पर हैं। आयशा की आवाज़ सुलग उठी। चिंता मत कर, बचकर नहीं जाएंगे साले। आयशा ने वाडिया को देखा। अब तक तो वह लोग पूना भी पहुंच चुके होंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, वाडिया ने सख्त स्वर में कहा। रास्ते में अगर कहीं वह रुके हैं तो उनके बारे में खबर हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनको पकड़ने में मैं अब किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझती कि यहाँ से खाना खाकर चलने के बाद वह दोनों पूना पहुँचने से पहले रास्ते में कहीं रुके होंगे। आयशा ने चाय का घूंट भरते हुए सोच भरे स्वर में कहा। सीधे पूना पहुंचकर ही रुके होंगे। वाडिया कुछ नहीं बोला। हमने हर हाल में उनसे दौलत हासिल करनी है। आयशा ने दांत भींचकर वाडिया को देखा। वाडिया ने कहर भरी निगाहों से आयशा को देखा। तेरे को एक चीज चाहिए और मुझे 2। आयशा ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। उनकी जान भी, साले मुझे चोट देकर भागे हैं, वाडिया ने मौत भरे स्वर में कहा। आयशा उठ खड़ी हुई। चलो। वाडिया ने जेब से पैसे निकालकर टेबल पर रखे और आयशा के साथ कार की तरफ बढ़ गया। इस बार ड्राइविंग वाडिया ने संभाली। करीब 1 घंटा बेहद मध्यम गति से कार चलाने के पश्चात एकाएक वाडिया का पांव ब्रेक पर दब गया। कार झटके के साथ रुकी। आयशा ने वाडिया को देखा। वाडिया की निगाह एकटक सामने थी। आयशा की निगाह भी उस तरफ गई। सड़क के किनारे भारत पेट्रोलियम का बोर्ड लगा था, मतलब कि वहां पेट्रोल पंप था। पेट्रोल डलवाना है? आयशा के होठों से निकला। पेट्रोल भी डलवा लेंगे, वाडिया ने कड़वे स्वर में कहा। रात को वह दोनों पेट्रोल पंप पर जरूर आए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी कार में ज़्यादा पेट्रोल नहीं था, यहाँ से उन्होंने पेट्रोल डलवाया होगा। वाडिया, ऐसी छोटी छोटी बातों में वक्त गंवाने का कोई फायदा नहीं। पेट्रोल डलवाया होगा तो आगे बढ़ गए होंगे। तुम सीधा पूना चलो, वहाँ पर उन्हें तलाश करेंगे, आयशा ने कहा। लेकिन पेट्रोल पंप पर तो हमें जाना ही होगा, हमारी कार में भी पेट्रोल कम है। वाडिया ने पुनः कार आगे बढ़ाई और देखते ही देखते बोर्ड के साथ मोड़ते हुए कार को सड़क से नीचे उतार लिया। सामने ही पेट्रोल की मशीन नजर आ रही थी, उसके कुछ पीछे मकान। अच्छी शांत जगह है, वाडिया ने लापरवाही से कहा और कार को पेट्रोल मशीन के पास ले जाकर रोकते हुए कार का हॉर्न बजाया। कोई नजर नहीं आ रहा। कुर्सी पर बैठे बैठे खोखा ने सिगरेट सुलगा ली थी। बख्शी और अमरजीत को गए 5 मिनट हो चुके थे। शांत वीरान जगह पर बैठना खोखा को अच्छा लग रहा था। बाहर सड़क की तरफ देखते हुए खोखा भविष्य की सोचों में डूब गया कि इतनी दौलत के साथ वह क्या करेगा, कैसे जिंदगी बिताएगा, किस तरह के ऐशो आराम उसके पास होंगे। खोखे ने सिर को झटका देकर मस्तिष्क से सोचें निकालने की कोशिश की। जो होगा देखा जाएगा, उसे क्या जरूरत है सिर खपाने की, यह मामला तो बख्शी आसानी से संभाल लेगा। अब कोई खतरा नहीं था। खतरा तो वह मुंबई में छोड़ आए थे।
यह तो खोखे ने पक्की तरह सोच लिया था कि कभी भी जिंदगी में उसने मुंबई में कदम नहीं रखना है। खामखा ही कोई मुसीबत सिर पर आ गई तो क्या होगा, किसी ने पहचान लिया तो यूं ही मुसीबत में फंस जाएगा। सारी जिंदगी मुंबई से दूर रहना ही ठीक होगा। वह पूना भी नहीं रहेगा, मुंबई के पास ही तो है। वह सैकड़ों मील दूर चला जाएगा, जहां मुंबई का साया भी उसे छू न सके। बीती जिंदगी में उसे जानने वाले उसके पास भी ना फटक सके, तभी वह सुरक्षित रह सकता था। खोखे ने कश लिया और सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दी। यहाँ पर वह महीना भर रह लेंगे, तब तक कोई भी खतरा होगा तो टल जाएगा, फिर बख्शी और दौलत के साथ यहाँ से निकल जाएगा। जाते जाते अमरजीत को भी कुछ दे जाएगा। बैठे बैठे खोखे का दिल चाय पीने को हुआ। अभी बख्शी और अमरजीत को वापस आने में बहुत समय था। खोखा कुर्सी से उठा, किचन में जाकर चाय बनाने के लिए कि ठिठक गया। तभी उसकी निगाह एक कार पर पड़ी जो सड़क से उतरकर इस तरफ बढ़ रही थी। कोई पेट्रोल डलवाने आया होगा, खोखा ने सोचा। फिर भी सावधानी के नाते जरा सी ओट में होकर बाहर झांकने लगा। उसके देखते ही देखते कार पेट्रोल की मशीन के पास आकर रुकी और कार वाले ने हॉर्न बजाया। खोखा वहीं खड़ा रहा, निगाहें कार पर ही टिकी रही। कार का हॉर्न पुनः बजा। खोखा अपनी जगह से नहीं हिला। कई पल यूं ही बीत गए। खोखा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। दौलत पास होने के कारण वह हर कदम पर सावधानी से सांस ले रहा था। कार में आने वाला पेट्रोल डलवाने वाला कौन है, यह जाने बिना वह बाहर नहीं निकलने वाला था। 2-4 बार हॉर्न बजाने पर 1-2 मिनट इंतजार करने के पश्चात कार वाला अवश्य बाहर निकलकर मकान की तरफ बढ़ेगा। तब आने वालों के चेहरे को भी देख लेगा। तभी उसे कार का दरवाजा खुलता नजर आया। कार में 2 इंसान मौजूद थे, क्योंकि कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाला दरवाजा खुला था और कोई युवती बाहर निकली थी। युवती की इस तरफ पीठ थी, परंतु खोखे को उसी पल अपनी सांसें रुकती सी महसूस होने लगी। पीठ की तरफ से ही वह पहचान गया था कि युवती और कोई नहीं, आयशा थी। देखते ही देखते कार का ड्राइविंग डोर खुला और वाडिया बाहर निकला। खोखा के दिल की धड़कन जहां की तहां रुक गई। वाडिया को यहाँ देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। स्पष्ट था कि इन्हें उनके पूना की तरफ जाने के बारे में पता चल गया था और उनकी तलाश में ही यह लोग निकले थे। अब क्या होगा? 2 पल के लिए खोखा को अपनी ही लाश अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। तीसरे ही पल उसके मस्तिष्क को झटका लगा। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। खिड़की से हटते ही खोखा जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां 301 करोड़ के माल से भरा बैग था। कमरे में पहुंचकर उसने बैग उठाया। स्पष्ट था कि किसी के न आने पर वह मकान में देखने आएंगे। इससे पहले कि वह मकान में आए, वह मकान से ही निकल जाना चाहता था। बैग कंधे पर लटकाए खोखा उड़े चेहरे और हाँफने वाले अंदाज में मकान के पिछले दरवाजे से निकला और दरवाजा बंद करके तेज तेज कदमों से सामने नजर आ रही पहाड़ी चट्टानों की तरफ बढ़ गया। मकान के पिछले दरवाजे के पास ही वाडिया की हरी फिएट खड़ी थी। यह साला पेट्रोल पंप वाला नशेड़ी तो नहीं है? वाडिया ने तीखे स्वर में कहा। कहीं दिन में ही पीकर पड़ा हो। इतनी देर में तो उसे 10 बार आ जाना चाहिए। आयशा ने सिगरेट का कश लेकर मकान के दरवाजे की तरफ देखा। मकान का दरवाजा तो खुला है। वाडिया ने मुंह बनाकर कहा, मैं देख कर आती हूँ। कहने के साथ ही आयशा मकान की तरफ बढ़ गई। चल, मैं भी चलता हूँ, साले को 2 ठोकनी पड़ेगी। वाडिया उसके पीछे चल पड़ा। दोनों मकान के खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। पूरा मकान घूम गए, परंतु कोई नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, वाडिया के होठों से निकला। आयशा की निगाह हर तरफ घूम रही थी। पेट्रोल पंप वाला आसपास ही होगा, तभी सब कुछ खुला छोड़कर गया है। वाडिया ने पुनः कहा, मुझे इस कमरे से सिगरेट की स्मेल महसूस हो रही है। आयशा बोली। दोनों ड्राइंग रूम में खड़े थे। आयशा की निगाह खुली खिड़की और पास पड़ी कुर्सियों पर जा टिकी। सिगरेट की राख भी नीचे गिरी स्पष्ट नजर आ रही थी। आयशा की निगाह ने एक ही पल में सब कुछ देख लिया। राहुल, इस कमरे में कोई था। यह देखो, सिगरेट की राख। खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर कोई बैठा था। वाडिया के होठ सिकुड़ गए। लेकिन कब था?
हमारे आने से कितनी देर पहले तक? कमरे में मौजूद सिगरेट की स्मेल बता रही है कि कुछ देर पहले ही यहाँ कोई था। सिगरेट की स्मेल काफ़ी देर तक कमरे में रहती है, फिर भी 5-10 मिनट देख लेते हैं, जो भी होगा आ जाएगा, कहते हुए वाडिया आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और टांगे फैला दी। आयशा सिगरेट की कश लेते हुए मकान में घूमती रही। 10 के 15 मिनट बीत गए। वाडिया स्मैक वाली सिगरेट कमरे के कोने में उछालता हुआ बोला, चलते हैं। वाडिया उठ खड़ा हुआ। यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आयशा ने वाडिया को देखा। पेट्रोल की मशीन चालू है, कार का टैंक फुल कर लूंगा। आयशा ने सोच भरे अंदाज में सिर हिला दिया। दोनों मकान से बाहर निकले और पेट्रोल की मशीन की तरफ बढ़ गए। वाडिया ने जब तक पेट्रोल की टंकी फुल की तब तक आयशा की निगाह आसपास घूमती रही। आओ। वाडिया पेट्रोल की पाइप वापस मशीन पर लटकाने के बाद ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ता हुआ बोला। दोनों एक साथ ही कार में बैठे। वाडिया ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते कार मुंबई पूना हाईवे पर पहुंची और पूना की तरफ बढ़ गई। आयशा ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। चेहरे पर सोच से भरे भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। खोखा के कानों में कार के स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी, फिर इंजन की आवाज़ के दूर होने का आभास। खोखा के चेहरे की उड़ी रंगत जैसे वापस लौटने लगी। मुंह खोलकर लंबी चैन की सांस ली। पलों बाद ही इंजन की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई थी। इंजन की आवाज़ के उतार चढ़ाव से वह समझ गया था कि कार वहाँ से चली गई है। खोखा ने अपनी सांसों को, अपनी हालत को दुरुस्त किया और बैग संभाले पहाड़ी चट्टान की ओट से उठ खड़ा हुआ। चेहरे का रंग अभी भी बदरंग था। टांगों को कांपता सा महसूस कर रहा था। वाडिया और आयशा को पता है कि वह पूना की तरफ गए हैं और दोनों दौलत की तलाश पर निकले हुए हैं। अगर वह वक्त रहते न संभल पाता तो वह अब तक मरा पड़ा होता। यह तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने मकान का पिछला दरवाजा नहीं खोलकर देखा होता तो वह हरी फिएट नजर आ जानी थी और तब उन्होंने उसे आसानी से ढूंढ निकालना था। वह बच गया, मरते मरते बचा। बैग कंधे पर लटकाए सावधानी का इस्तेमाल करते हुए वह पिछले दरवाजे से ही कमरे में पहुंचा। सांस रोके एक एक जगह को, मकान के एक एक हिस्से को देख डाला। वह लोग मकान में नहीं थे, वास्तव में चले गए थे। खोखा ने चैन की लंबी चौड़ी सांस ली और कुर्सी पर जा बैठा। बैग को पास में ही रखकर आंखें बंद कर ली। उसे अपनी टांगों में अभी भी कंपन होता महसूस हो रहा था। अमरजीत ने कस्बे में पहुंचकर कार रोकी। इंजन बंद करके बख्शी को देखा। इस छोटे से बाजार में मुझे सामान लेना है, अमरजीत ने कहा। बख्शी ने अमरजीत को घूरा। ले लो। तुम कार में ही बैठोगे या मैं तेरे साथ रहूंगा, बख्शी ने दांत पीसकर कहा। जहां भी तुमने गड़बड़ की। बात पूरी होने से पहले ही अमरजीत कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बख्शी भी बाहर निकला। दोनों दुकानों की तरफ बढ़ गए। अमरजीत ने सब्जी खरीदी, दालें खरीदी, ज़रूरत का अन्य सामान लिया। सारे सामान को कार में रखा गया। बख्शी सावधानी से अमरजीत के साथ चिपका रहा था कि कहीं वह किसी के कान में फूंक मारकर उनके बारे में कुछ कह न दे, लेकिन अमरजीत ने ऐसी किसी कोशिश के बारे में सोचा भी नहीं था। सामान कार में रखकर अमरजीत ने बख्शी को देखा। इस सारे काम में उन्हें 40-50 मिनट लगे थे। अमरजीत को वहाँ हर कोई जानता था, हर कोई उसका हाल वगैरह पूछ रहा था और अमरजीत ने सबको मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।